नमस्कार पेरेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक तिवारी। और सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज एक बात तो तय है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके घर में एक छोटा बेबी है और आप नए नए पेरेंट बने हैं। और दूसरा बात तय है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप अपने बेबी के रोने से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या फिर आप इस बात को सोच सोच के परेशान हैं कि अब तो बेबी हो गया है और घर जाने के बाद क्या होगा, बेबी रोएगा तो कैसे करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप एंड तक देखेंगे और आपके सवालों के जवाब इस वीडियो में पूरा मिल जाएगा कि बेबी क्यों रोता है। मोस्ट प्रोबेबली आप इस आंसर को जानते भी हैं, बट जब रोता है तो कैसे उसको हैंडल करें। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं 6 इंपॉर्टेंट टिप्स, और उसमें एक मैजिक टिप्स जिसमें कैसे आप उसको हैंडल करेंगे और कैसे इन 6 टिप्स को कैसे आप अपने बेबी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा टिप आपके बेबी के लिए हेल्पफुल होगा। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कॉलिक। कॉलिक एक ऐसा टॉपिक है जो पेरेंट्स को काफ़ी परेशान करता है। कॉलिक मतलब आप क्यों समझ लो कि पेट का मरोड़, बट बेसिकली जब बेबी रो रहा होता है तो सिर्फ और सिर्फ पेट के मरोड़ के लिए ही नहीं रो रहा होता है। बट इसका डेफिनेशन इस तरह से दे रखा गया है कि इन्फेंटाइल कॉलिक, जब बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, 3 घंटे से ज़्यादा रो रहा है, ये सप्ताह में 3 बार से ज़्यादा हो रहा है और यूजली 3 महीने तक होता है, तो इसको हम इन्फेंटाइल कॉलिक के डेफिनेशन में ले लेते हैं। बट आपको इतना ज़्यादा नहीं सोचना है कि बच्चा 3 घंटे से ज़्यादा रोता है। अगर बच्चा 2 घंटे तक भी रोता है और सप्ताह में अगर सिर्फ 3 बार नहीं, अगर एक बार भी अगर ऐसा होता है, तो कभी भी ये सिचुएशन अराइज हो सकती है। तो जब बच्चा रो रहा है तो आपको जो मैं टिप्स बताने वाला हूँ, जो टेक्निक्स बताने वाला हूँ, उसमें से आप कोई भी टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो टेक्निक हमेशा ही एक पर्टिकुलर टेक्निक उस पर काम आएगी। और इस बात को ध्यान देंगे कि हमेशा एक से ज़्यादा टेक्निक आप ट्राई कभी भी कर सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, एंड तक जरूर देखिएगा। जब भी बच्चे को कॉलिक होता है तो सबसे पहला जो रिएक्शन एज अ पेरेंट हमारा होता है कि हम बहुत ज़्यादा पैनिक करते हैं। और ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, मेरे वाइफ के साथ भी हुआ है और आपके साथ भी होगा। बिकॉज जब अपना बच्चा रो रहा होता है तो हम परेशान तो होंगे ही, बट इस बात को समझिए कि सबसे पहला टेक्निक, जो कि इसको मैं टेक्निक बोलूँगा ही नहीं, कि आपको पैनिक होना नहीं है। अगर बच्चा रो रहा है उस वक्त बहुत कुछ दिमाग में आता है, स्पेशली रात के समय, कि बाकी लोग जग जाएंगे, बाकी लोग क्या बोलेंगे, अरे भाई तुम्हारा बच्चा रो रहा है, उसे उठाओ, उसे दूध पिलाओ, क्या कर रही हो, या फिर मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे। बिकॉज जब बच्चा रो रहा है तो इनफैक्ट ऐसा भी होता है कि पूरा मोहल्ला, पूरा पड़ोसी को भी मालूम चल जाता है कि हमारे घर में बच्चा है। तो कॉलिक एक नॉर्मल नेचुरल थिंग है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई एलर्जी की वजह से नहीं होता है, ठीक है। तो इस बात को समझना है कि एक नॉर्मल थिंग है, ठीक है, फर्स्ट। दूसरा क्या है कि हमको ये भी समझना है कि कॉलिक हमारा, देखिए, बेबी की जो मेन डाइट होता है वो दूध होता है, दूध में होता है लैक्टोज। तो बच्चों के पेट में ऐसे नॉर्मल सा फेनोमेनन होगा कि लाइक वो दूध पिएगा तो सो कॉल्ड गैस बनेगा, प्लस वो दूध जब पीता है तो ऐसे भी वो हवा अपने पेट में लेता है, तो उसके पेट में ऐसे बहुत सारे डिस्कम्फर्ट होने के चांसेस हैं। तो इस बात को समझना है कि इस किसी भी सिचुएशन में ये नहीं समझना, अपने दिमाग में डालना है कि आपका ब्रेस्ट फीडिंग एडिक्वेट नहीं हो रहा है, आप ब्रेस्ट फीडिंग को रोकेंगे नहीं। आप कोशिश करें कि उसका ब्रेस्ट फीडिंग प्लीज़ कंटिन्यू करेंगे और फार्मूला मिल्क में शिफ्ट नहीं करेंगे। अगर आपको फार्मूला मिल्क देना ही पड़ रहा है किसी भी कारण से, तो ऐसे बहुत सारे फार्मूला मिल्क भी आते हैं जिसके अंदर कॉलिक से बचने के लिए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहते हैं, प्रोबायोटिक्स रहते हैं। बट अगेन मैं आपको सलाह दूंगा कि नेचुरल ब्रेस्ट फीडिंग इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। इनफैक्ट इट शुड बी द ओनली ऑप्शन, वही एकमात्र ऑप्शन होना चाहिए कि उसका ब्रेस्ट फीडिंग आप कंटिन्यू करते रहें। तो आते हैं सबसे पहले टेक्निक के बारे में हम समझेंगे, और वो होता है स्वेडलिंग। स्वेडलिंग की बच्चे को लपेट के रखना। और ये बात समझिए कि स्वेडलिंग सबसे अच्छा तो नहीं, बट वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है जब आप ट्राई कर सकते हैं। और स्वेडलिंग आपको आना चाहिए, जैसे कि इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कि स्वेडलिंग कैसे करते हैं। स्वेडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे को गर्म भी रखता है। और स्वेडलिंग का दूसरा एक एडवांटेज मिलता है कि जब भी बच्चा रो रहा होता है वो अपने हाथ पैर ऐसे करके झटक रहा होता है, जिसकी वजह से उसके डिस्कम्फर्ट और बढ़ते हैं। तो जब आप स्वेडलिंग कर देते हैं तब उसके हाथ पैर को रिस्ट्रेन कर देते हैं, उसकी वजह से उसको ये थोड़ा एडवांटेज तो मिलता ही है कि उसके हाथ पाँव को आपने रिस्ट्रेन किया, प्लस उसको ये फीलिंग भी आती है कि वो पेट के अंदर एकदम आराम से, जैसे वो पहले 9 महीने तक था वो अपने माँ की गोद में, वो वैसे ही। बट इस बात का जरूर ख्याल रखें कि स्वेडलिंग के समय आप उसको इतने जोर से उसको आप स्वेडल ना कर दें या लपेट ना दें जिससे उसके जो मूवमेंट है इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाए कि उसको सांस लेने में दिक्कत हो। ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऐसा बहुत बार देखा गया है कि माँ और घर वाले या पेरेंट्स या जो बेबी का केयर करते हैं वो इतना ज़ोर से या इतना ज़्यादा टाइटली उसको स्वेडल कर देते हैं कि वो बच्चे के लिए खतरनाक और घातक भी साबित हो सकता है। तो स्वेडल करने में इस बात को जरूर ख्याल रखें कि उसके हाथ पैर तो ठीक है रिस्ट्रेन किया, बट चेस्ट का मूवमेंट ज़्यादा रिस्ट्रेन नहीं होना चाहिए। और स्पेशली ये छोटे बच्चों के, जो प्रीमेच्योर बच्चे पैदा हुए हैं या 2.5 किलो के नीचे के बच्चे हैं, उसमें हम ये जरूर उस तरह से रिकमेंड नहीं करते हैं, ठीक है।
तो सेकंड टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्किन टू स्किन केयर, जिसको कंगारू मदर केयर भी कहते हैं, कि बच्चे को गोद में लिया और डायरेक्टली अपने छाती पे रखा और स्किन टू स्किन कांटेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, ये कोई भी कर सकता है, ये माँ भी कर सकते हैं, फादर भी कर सकते हैं, घर के कोई भी फैमिली मेम्बर कर सकते हैं। बट ज़रूर ख्याल रखें कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट में अब अपना हैंड वॉश अच्छे से मेंटेन करेंगे, अब अपना स्किन जो है क्लियर रहना चाहिए, आई मीन आप नहा के उसको लें गोद में। ठीक है, और थर्ड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रूम ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि स्वेडलिंग और स्किन टू स्किन केयर में एक एडवांटेज तो ये है कि ये बच्चे को काफ़ी आराम तो मिलता ही है, बट आपके रूम एयर पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। जहाँ स्वेडलिंग में रूम बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए बिकॉज बच्चे को बहुत ज़्यादा गर्म लगेगा, वैसे ही स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट जब आप दे रहे हैं तो आपका रूम ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उसको ठंडी लग सकती है। अदरवाइज देखा जाए तो स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है और उसके टेम्परेचर को वो मेंटेन करने में हेल्प करता है। बट अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा है और आप स्किन टू स्किन देना चाहते हैं तो आप ऊपर से थोड़ा कंबल लेके या उसको ऐसे करके आप रैप कर सकते हैं ताकि उसका पीठ कवर हो जाए, माथा कवर हो जाए, बट उसका जो सामने वाला है स्किन वो आपकी स्किन के साथ वो कॉन्स्टेंटली टच में रहे। स्किन टू स्किन और कंगारू मदर केयर का एक एडवांटेज तो ये भी मिलता है कि उसका हार्ट बीट, उसके टेम्परेचर को रेगुलेट करने में बहुत तो हेल्प मिलता ही है। साथ ही साथ अगर थोड़ा प्री मैच्योर बच्चा है तो उसके बॉडी वेट को हेल्प इंक्रीज करने में हेल्प मिलता है। तो कंगारू मदर केयर भी एक एडवांटेज, एक तरीका जिससे आपको एक एडवांटेज मिल सकता है। तीसरा टेक्निक बताऊंगा वाइट नॉइज डिवाइस के बारे में, जो लास्ट अपने वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट गियर्स जो आपके पास होने चाहिए, उसमें से एक वाइट नॉइज डिवाइस है जो कि बहुत ही आजकल ट्रेंडिंग टॉपिक है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप इस बात को समझें कि वाइट नॉइज डिवाइस भी एक काफ़ी कामिंग और एक सूदिंग इफेक्ट देता है अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो। बट हाँ, इसके बारे में मैंने कभी पर्सनली यूज़ नहीं किया है, बट मैंने फीडबैक जरूर लिया है अपने उन पेरेंट्स के साथ जो स्पेशली उसको यूज़ किए हैं और ये काफ़ी अच्छा साबित होता है। बट हाँ, आप उसको यूज़ करने से पहले ज़रूर समझें कि उसके कुछ कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, कि अगर आप उसको यूज़ करेंगे उसका जो वॉल्यूम है आप इस हिसाब से सेट कर लेंगे कि वो 50 से 60 डेसिबल के ऊपर ना हो। ठीक है, इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखेंगे कि उसका अगर इस्तेमाल करना चाहें, ठीक है, तो उसका जो डेसिबल है 50 से 60 के आसपास रहे, बट वो काफ़ी अच्छा काम करता है। और उसके यूज़ करने से क्या होता है कि उसके आसपास का जो सराउंडिंग जो आवाज़ आती हैं वो मास्क हो जाती हैं। तो वाइट नॉइज डिवाइस इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको यूज़ करने का एक सबसे बड़ा तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ एक ऐसा मिमिक होता है कि भाई बच्चे को ऐसा लगता है कि अभी भी वो माँ की गोद में ही है, उसको वैसे ही आवाज़ जैसे पहले आ रहा था 9 महीने तक, उसको वैसे एक साउंड और एक ऐसे एम्बियंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो वाइट नॉइज डिवाइस इज समथिंग जो कि हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ है सकिंग। सकिंग इज समथिंग जो कि ऊपर वाले ने उसको नेचर ने डायरेक्टली बना के भेजा है बच्चों को कि जब भी तकलीफ हो तो आप सक करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो जब भी बच्चा रो रहा होता है, जब आप उसके हाथ उसके मुंह में ऐसे दे देते हैं, कुछ लोग पेसिफायर यूज़ करते हैं, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, बट हाँ अगर वो डायरेक्टली अपना हाथ मुंह में से रखता है तो उसको काफ़ी सूदिंग इफेक्ट मिलता है और उससे काफ़ी आराम मिलता है। तो सकिंग इज समथिंग जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। सेकेंड सकिंग की आप उसको डायरेक्टली ब्रेस्ट फीडिंग ऑफर कर सकते हैं और इसलिए बच्चों को काफ़ी आराम मिलता है। तो मेरे पास बहुत बार ऐसा ऑप्शन था कि आता है कि सर बच्चा जब रो रहा होता है हम तुरंत उसको फीडिंग ऑफर करते हैं, वो सक करता है, वो चुप हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद वापस रोता है, तो एक धीरे धीरे क्लस्टर फीडिंग में चला जाता है। ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है, बट अगेन आपको ये भी समझना है कि वो रो रहा है तो हमेशा वो कॉलिक की वजह से नहीं रो रहा है या हमेशा फीडिंग के लिए नहीं रो रहा है, ये भी हो सकता है कि उसे कुछ और भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है। इसलिए आप हमेशा सकिंग के लिए डायरेक्टली उसको फीडिंग ऑफर नहीं करें तो भी चलेगा। आप देखिए अगर उसके हाथ को उसके मुंह में ऐसे अगर फिट कर पाते हैं या वो खुद धीरे सक करने लग जाता है तो काफ़ी इफेक्टिव होता है। बट अगेन ये भी है कि वो सकिंग वाला जो पैटर्न है जो खुद अपने हाथ को सक करे वो 2-3 महीने के बाद स्टार्ट होता है। उसके पहले आप चाहे तो अपना ब्रेस्ट फीडिंग ऑफर कर सकते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट है डिस्ट्रैक्शन। अगर बच्चा रो रहा होता है तो आप उसको डिस्ट्रैक्ट करें, आप गोद में लेके थोड़ा घूमने लग जाएं, थोड़ा से गाने कान में गाना गुनगुनाने लग जाए, जो हमारा ट्रेडिशनल वे होता था, जैसे हमारी दादी नानी हमारे साथ करते थे, हमारे पेरेंट्स करते थे कि थोड़ा गोद में लेके घूमना, हमारे कान में वो गाना गुनगुनाना, कुछ अलग अलग आवाज़ निकालना, जिससे हम थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे। अपने और मैंने भी काफ़ी नोटिस किया है, जो हमारे पास आते हैं पेरेंट्स बोलते हैं सर बच्चा घर में इतना रो रहा था और जैसे ही आपको दिखाने के लिए घर से बाहर निकले बच्चा चुप हो गया, बिकॉज वो बाहर की आवाज़ से वो काफ़ी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो चुप हो जाता है। तो ये भी एक टेक्निक है कि आप उसको थोड़ा छत पे लेके चले गए, बालकनी में लेके चले गए, थोड़े बाहर की आवाज़ के साथ वो डिस्ट्रैक्ट करे तो वो चुप हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा काम करता है। ये थोड़ा टायरिंग हो जाता है अगर आप उसको बार बार गोद में लेके घूमते हैं तो, बट ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, कुछ डिस्ट्रैक्ट आप वार्म बात दे सकते हैं, उसको थोड़ा गर्म गुनगुने पानी से थोड़ा उसको नहला दिया, स्पॉन्जिंग कर दिया, थोड़ा मसाज कर दिया,
ठीक है। तो ये भी कुछ एक टेक्निक है, रॉकर में डाल दिया, ये उसके झूलने में डाल दिया, तो ये कुछ टेक्निक है जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। इसमें कौन से आपके बेबी के ऊपर सूट करेगा, तो ये आपको देखना है। तो लास्ट जो आपके साथ बताने वाला हूँ उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो टेक्निक सबसे इंपॉर्टेंट है जो लास्ट में डिस्कस करने वाला है, बट वो मेरे बेबी के ऊपर इफेक्टिव नहीं था, और ये सबसे कॉमनली टॉपिक डिस्कस करते हैं और यूट्यूबर्स और बहुत सारे आपके ऐसे वीडियोज़ में मिल जाएंगे कि बच्चे को होल्ड कैसे करना है। तो 6 डिस्कस करते हैं हम लोग कि बच्चे को कुछ भी हो जाए, बच्चों को गोद में ले लो और ऐसे पकड़ लो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं होल्डिंग टेक्निक। उसके बारे में एक अलग से वीडियो डिस्कस करूंगा बिकॉज वो काफ़ी बड़ा वीडियो है, बट ये आपको बता दूं कि बच्चे को गोद में अगर ले लेते हैं, कुछ बच्चे वैसे ही चुप हो जाते हैं, ठीक है, उनको वैसे ही आराम मिलता है। और सो कॉल्ड हम समझते हैं कि भाई बच्चे को गोद का चस्का लग गया है, सो कॉल्ड बच्चा गोद में आते ही चुप होता है, मतलब गोद की हैबिट लग गई, बट ऐसा होता नहीं है। बच्चे को कैसे ही गोद में लेते हैं उनको वो आराम मिल जाता है, सूदिंग इफेक्ट मिल जाती है, ठीक है। और इसके भी बहुत सारे टेक्निक होते हैं और इसके लिए बहुत सारे वीडियोज ऐसे बनाए हुए हैं कि कैसे कैसे पकड़ना है। मैं आपके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करूंगा, बट इतना बता दूं कि होल्डिंग टेक्निक सारे बच्चों में काम नहीं आता है, ठीक है। तो कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स आपको यूज़ करना पड़ सकता है। मैंने अपने बच्चे में क्या यूज़ किया था, मैंने अपने बच्चे में स्वेडलिंग यूज़ किया था और रॉकर जो चेयर आता है उसको यूज़ किया था, वो जो झूलने जैसा होता है। तो क्या होता है ना कि बच्चे को कभी कभी कुछ उस पर्टिकुलर एज पे डिपेंड करता है कि पहले 3 महीने के लिए उसे कुछ दूसरा सूट किया और 3 महीने के बाद दूसरा कुछ सूट किया, तो उसको मैंने स्वेडल किया, गोद में लिया और उसको रॉकर जो चेयर होता है उस पर बैठ गया, या फिर कभी उसको झूले में रख दिया, तो उसके लिए काफ़ी आराम मिलता था। वाइट नॉइज डिवाइस मैंने यूज़ नहीं किया है, बट वो काफ़ी इफेक्टिव है, वही भी मैंने पूछा है और मैंने अपने बहुत सारे पैरेंट्स से डिस्कस करके ही रिकमेंड कर रहा हूँ। और जो होल्डिंग टेक्निक है वो है तो बहुत अच्छा, सबसे कॉमनली यूज्ड है, बट ये मैं नहीं कहूँगा कि सबसे कॉमन मोस्ट इफेक्टिव वे में आता है, बिकॉज कि समटाइम्स आपको देखना पड़ता है कि वो होल्डिंग टेक्निक में चुप नहीं हो रहा है या फिर आप उस वक्त अवेलेबल नहीं है, कोई और उस टेक्निक से उसको पकड़ नहीं पा रहा है, तो बेस्ट है कि आप 2-3 टेक्निक हमेशा आप ट्राई करके देख लें कि कौन सा आपके बेबी के लिए सूट कर रहा है, ठीक है। लास्ट में मैं जरूर बताना चाहूँगा कि कुछ और भी टेक्निक्स हैं जिसको अवॉइड करना चाहिए, जो कि इंडिया में बहुत कॉमन है, जो कायरोप्रैक्टिक जो टेक्निक्स होते हैं, जो प्रैक्टिसेस होते हैं, जहाँ पे बच्चे को ऐसे झकझोर देते हैं, गले को ऐसे करते हैं, मसाज करते हैं, यहाँ उसके करते हैं, बोलते हैं नस बैठ गया जब बच्चा रो रहा होता है, तो ये काफ़ी डेंजरस होता है, ये काफ़ी खतरनाक होता है, जानलेवा होता है। इसको प्लीज़ आप अवॉइड करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर हो तो इसको अवॉइड करना चाहिए। आशा करते हैं फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको जरूर ट्राई करें। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करूंगा कि होल्डिंग टेक्निक्स, बट हाँ बाकी जो 5 टेक्निक्स आपको बताया है आप उसको जरूर ट्राई कर सकते हैं। और आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका टेक्निक आपके बेबी पे कौन सा ज़्यादा सूट